बेस्ट थिंग और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हर एक डेवलपर के लिए जो भी डेवलप करता है। डिबगिंग से हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारे कोड में गड़बड़ है या हमारा कोड कैसे-कैसे आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा था कि जो कंपाइलर है वो एक-एक लाइन करके कंपाइल करता है, तो हर लाइन हुँ, में आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू कैसे चेक करनी करनी हो रन टाइम पे, उसके लिए डिबग होता है। तो चलो हुँ, यहाँ पे एक डिबगर लगाते हैं और यूज़ करते हैं कि कैसे डिबग करते हैं। अब जैसे मुझे ये चेक करना है कि इस मेथड में जो मैंने कॉल किया था लास्ट टाइम पे, हुँ, कैसे-कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए डिबगर लगाते हैं। डिबगर लगाने का मतलब इस लाइन के आगे ये एरिया देखो। फिर हुँ, से बता रहा हूँ, इस लाइन के आगे जहाँ पे नंबर लिखा है लाइन का हाँ, ये लिखा हुआ है इसका लाइन नंबर, उसके जी, आगे का जो ग्रे एरिया उस पे क्लिक करो। ओके, जैसे ही क्लिक करोगे ये लाल रंग का डॉट बन जाएगा, कहीं और क्लिक करोगे इधर व्हाइट पे करोगे तो कुछ नहीं होगा। हुँ, इस ग्रे एरिया पे क्लिक करोगे तो एक रेड कलर का डॉट बन जाएगा और ये होता है डिबगर कि हमने एक डिबगर सेट कर दिया और बोल दिया हमारी एप्लीकेशन को कि जभी भी रन होइयो तो यहाँ पे आ जाइयो। ओके, ठीक है? अब रन करता हूँ। अब एक-एक स्टेप हम देखते हुए चलेंगे कि क्या हो रहा है। हर कोड में अब आप जभी भी जो भी कोड लिखोगे, डिबगर लगा के चेक करोगे। तो डिबगर से आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या-क्या चल रहा है। देखो, अब मेरा कोड सीधा रन नहीं हुआ, यहाँ पे आ गया। फिलहाल रिज़ल्ट की वैल्यू क्या है? नल है। क्यों? क्योंकि अभी ये लाइन एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। अभी इसके ऊपर देखो येलो-येलो कलर करके बन के आया है। तो इसका मतलब ये लाइन हुँ, एग्ज़ीक्यूट होगी, अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। एग्जीक्यूट होगी तो ओबीजे मैथ मतलब जो मैथ्स का ऑब्जेक्ट है वो गेट ऑल स्ट्रिंग मेथड है हुँ, उसको कॉल करेगा। अब देखते हैं कि कैसे कॉल कर रहा है। तो अगर किसी मेथड के अंदर जाना है डिबगिंग करते हुए, अगर किसी मेथड के अंदर जाना है तो F11 दबाना है। F11 याद रखना F11। और अगर आपका लैपटॉप नए लैपटॉप है जी, तो फंक्शन प्लस F11। नए लैपटॉप में क्या होता है? फंक्शन प्लस F11। तो मैं फंक्शन प्लस F11 दबा रहा हूँ, अंदर ओके, चला गया ये देखो। उस मेथड के अंदर आ हुँ, गया। इस मेथड में वैल्यू 1 हमने पास क्या की? लिखा आ रहा है राजेश। चेक करते हैं क्या राजेश ही पास की थी? हाँ, हुँ, राजेश ही पास की थी। दूसरी सीता पास की थी, तीसरी श्याम। तो चेक करते हैं हमारे हाँ जी, कहाँ गया हमारा? ये रहा। वैल्यू 2 में आ गया सीता और वैल्यू 3 में क्या आ गया? श्याम। यही 3 पास की थी राइट? हुँ, अब फिर से यस, अब हमें किसी दूसरे मेथड में नहीं जाना, अपने ही मेथड में अगर आगे बढ़ना हो तो F10 2 बटन है। अगर अपने ही मेथड में आगे बढ़ना है तो F10 अगर किसी दूसरे F10 मेथड के अंदर घुसना है तो F11 क्लियर? F10 कब? जब अपने मेथड तो ये अपने मेथड के अंदर है तो F10 दबाया मैंने, हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया। अभी रिजल्ट की वैल्यू क्या है? नल है। क्यों? क्योंकि अभी तो एग्जीक्यूट नहीं हुई ना। एग्जीक्यूट कब होगी? जब ये येलो वाला अगली लाइन पे आ जाएगा। येलो जब इस लाइन पे आता है तो इसका मतलब कि नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। F10 किया, अब देखो एग्जीक्यूट हो गई, तो रिजल्ट ने बोल दिया कि ये एक एरे बन गया। कितना एरे बन गया? 3 3 लिम साइज का एरे बन गया और तीनों में नल 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 वैल्यू पड़ी है। क्या ये दिख रहा है हुँ, आपको? हाँ जी, अब दिख रहा है, 3 वो साइज के एरे बीच बन में गए, वीडियो तीनों में रुक भी गई थी नल नल आपकी वैल्यू अभी। पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि अभी तो हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं ना, अभी तो खाली एरे बनाया है। अब यहाँ पे वैल्यू 1 डाल रहे हैं ओके, हम, ठीक है? रिजल्ट के 0 में वैल्यू 1 डाल रहे हैं, हुँ, अभी डाली नहीं है। अभी चेक करूँगा तो अभी नल नल है, अभी डाला नहीं है। अब जैसे ही F10 किया वो लाइन हुँ, एग्जीक्यूट हो गई। अब चेक करेंगे तो देखो वैल्यू 1 में राजेश आ गया। हुँ, आ गया नहीं आ गया? हाँ जी, तो मतलब डिबग करके आप एक-एक स्टेप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो वैल्यू 2 में सीता पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू 2 खाली नल है। तो क्यों? क्योंकि अभी ये लाइन पहले एग्जीक्यूट नहीं हुई है। F10 करूँगा अब एग्जीक्यूट हो गई। तो इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्या जब डिबगर येलो पे होगा तो वो लाइन एग्जीक्यूट मानी जाएगी या नहीं? तो आप बोलोगे नहीं, जब उससे नेक्स्ट लाइन पे आएगा तब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब ये नहीं, एग्जीक्यूट हो गई सेकंड वाली और सीता भी आ गया।
क्लियर? ऐसे ही तीसरी वैल्यू अभी पड़ी है श्याम, लेकिन यहां पे नहीं आई क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। F10 करूंगा तो एग्जीक्यूट हो गया। अब रिजल्ट की वैल्यू क्या है? श्याम भी आ गया। श्याम। तीन, अब हमारे एरे को चेक करेंगे तो एरे में तीन साइज के एरे है और तीनों की वैल्यू भी हमें दिख गई। अब ये क्या करेगा? इसी एरे को रिटर्न कर देगा। तो F10 जी। F10 अब यहां पे आ गया। अब रिजल्ट चेक करते हैं तो रिजल्ट में अभी भी नल है। क्यों है नल? बताओ नल क्यों है? अब वैल्यू क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी इसके क्योंकि ऊपर हम अपने येलो है पुराने ना। उस पे आ गए ना। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि अच्छा। अभी इसके ऊपर येलो है और मैंने कहा है जब तक येलो होगा तब तक वो जी। लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। येलो जब अगली लाइन पे होगा तब एग्जीक्यूट होगी। तो F10 करता हूं। अब येलो यहां पे आ गया, अब एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो रिजल्ट के अंदर आ गई तीन वैल्यू। हाँ। यस सर। क्लियर? जी। क्या इंटरव्यू में ये बता हाँ जी पाओगे क्लियर। कि येलो जब तक होगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब अगली लाइन पे आएगा येलो तब एग्जीक्यूट होगी लाइन? जी ठीक जी। है। हाँ जी। अब देखो, एक एक रिजल्ट में गया, उसकी एक स्ट्रिंग उठाई। पहली स्ट्रिंग कौन सी उठाई? राजेश। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में चेक कर लो, सबसे ऊपर राजेश पड़ा हुआ था। तो इस स्ट्रिंग में वैल्यू क्या आ गई? राजेश। और उसने कंसोल डॉट राइट लाइन करके राजेश को प्रिंट कर दिया। फिर फॉर लूप है तो दोबारा से चला। इस बार क्या आ गया? सीता। क्या दिख रहा है तुम्हें? फॉर लूप ऐसे ही चलता है ना, एक एक करके। ये पहले राजेश गया, फिर सीता, फिर श्याम, फिर सीता को भी प्रिंट कर दिया। सर आपकी वीडियो बार बार चली जा रही है, आवाज नहीं आती। अच्छा, अब आ रही है? हाँ भाई है वो अभी बिल्कुल गायब हो गई थी, जो येलो के बाद बताया ना आपने कि हाँ जब कोई तक नहीं, येलो नहीं दोबारा। होगा तब तक नहीं आएगी। हाँ ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ मेरे यहाँ पे तो नेटवर्क 100% है। तुम्हारा नेटवर्क कैसा है, इंटरनेट का नेटवर्क? हाँ मेरा भी सही है, वैसे डेली इतना ही रहता है। हाँ चलो ठीक है, हो सकता है बीच में कोई इशू हो गया हो। बट येलो लाइन के बाद मैंने ये बताया आपको कि अब लूप चलेगा। लूप में एक एक करके वैल्यू आई थी। तो पहली वैल्यू आ गई थी, देखो, राजेश, फिर सीता, फिर श्याम। श्याम। अब हाँ दोबारा जी। से ले जाता हूँ इसे ऊपर। ठीक है, रिजल्ट के अंदर आ गई हमारी तीन वैल्यू, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, राजेश, सीता, श्याम। अभी स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? नल होगा, कुछ भी नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। हाँ जी। रिजल्ट के अंदर है तीन वैल्यू। अब फोर ईच में F10 हम्म। F10 करके एक एक देखो क्या हो रहा है। F10 किया तो पहले स्ट्रिंग के अंदर राजेश आया। क्यों राजेश आया? क्योंकि रिजल्ट के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर सबसे ऊपर राजेश पड़ा हुआ है। तो उसने राजेश को राजेश। निकाला, जी। राजेश को प्रिंट कर दिया। अब कौन सी हाँ। आएगा? अब दूसरे नंबर पर क्या पड़ा हुआ है? सीता। सीता। सीता पड़ा हुआ है, तो इस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? सीता आ जाएगी। हम्म। फोर ईच लूप ऐसे चलता है ना, एक एक करके निकालता है वैल्यू। हाँ जी। तीसरे में क्या निकाला इसने? श्याम निकाला। श्याम। तो श्याम को भी प्रिंट कर दिया। अब कुछ पढ़ा ही नहीं तो अब बाहर आ गया, कंसोल डॉट रीड लाइन प्रिंट हो गया। हाँ जी। और यही चीज आपको हम्म। यूआई पे दिख जाएगी। आपको भी इतनी बार क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि जब आवाज आपकी गायब हुई थी तो मैंने दोबारा चला दिया था, ओके। वरना जब ऐसे करूंगा तो तीन ही बार प्रिंट होगा। क्लियर? तो डिबग, क्लियर। जिसे भी डिबग करना होगा, हाँ जी। आप ये डिबगर लगा दोगे और अब फिर जब भी प्रोग्राम चलाओगे तो डायरेक्ट खुलने की बजाय आपके डिबगर पे आ जाएगा। अब आपको करना है कि नहीं यार, डिबगर मैंने लगा तो दिया, मैं चलो दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। डिबगर लगा दिया, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे सीधा रन करना है, तो ऊपर कंटिन्यू वाले बटन पे दबा दोगे तो आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे, सीधा रन हो जाएगा। क्लियर? ओके। बताओ मैं अच्छा क्या वो बोल रहा हूँ? कंटिन्यू करके सीधा हो हाँ जाएगा। हाँ, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा तब तो F11 F10 F10 F10। F11। हाँ, F11 और F10 का यूज करना है। लेकिन सीधा रन करना है तो हाँ जी। कंटिन्यू, तो रन हो जाएगा सीधा। आप चाहते ओके। हो कि इस मेथड के अंदर ना जाऊं, सीधा यहां पे आ जाऊं, तो दो डिबगर लगा दो, रन करो। पहले डिबगर पे आया, आप कंटिन्यू पे क्लिक करो, दूसरे पे आ गया, उस मेथड के अंदर नहीं गया। क्लियर? हम्म। पर हाँ जी। फिलहाल आपको एक एक लाइन को डिबग करके चेक करना है।
ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा वो आपको जी। एक एक डिबग लगा के चेक करना है सारे क्वेश्चन। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसे, थोड़ा कंसोल 2 ट्रीट लाइन तो नीचे है, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या होती है? फीचर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। किसी का कलर, किसी का ब्रांड नेम, किसी का हाँ जी। क्या बोलते हैं कि हाइट, किसी के नंबर ऑफ व्हील्स, ये सब प्रॉपर्टी होती है। यस। जी। तो अगर हम मोबाइल फोन में ही प्रॉपर्टी लें, ये देखो ये सारी प्रॉपर्टी बना रखी है हमने, तो हुँ। प्रॉपर्टी के पास दो, एक नई क्लास बनाता हूँ प्रॉपर्टी समझाने के लिए। प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल इसका नाम देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा था? पब्लिक। हाँ जी। जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी बनानी है वो लिखो। इंट, मान लो आईडी बनानी है, मान लो इसे एम्प्लॉय क्लास ही ले लो, इसका नाम लेते हैं एम्प्लॉय। हुँ। नहीं, मैं नाम चेंज नहीं करता, क्योंकि आप जिससे दोबारा जब ये प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा पूरा, तो आप चेक कर लोगे कि भाई प्रॉपर्टी का एग्जांपल ये है, मेथड का एग्जांपल ये है, इसलिए नाम ऐसे रखते हैं। पर ये इसे मान लो एम्प्लॉय की क्लास है, तो सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी बना देते हैं। गेट सेट। तो हर सेट प्रॉपर्टी के पास दो चीज होती है, एक उसको गेट करने के लिए, वो प्रॉपर्टी लेने के लिए, और सेट का मतलब होता है उस प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू सेट करने के लिए। सेट करने के क्लियर? लिए। जैसे अभी दिखाता हूँ डिबग करके। अब हाँ डिबग जी। तुम्हें पता लग गया ना, तो अब तुम्हें देखो डिबग का फायदा क्या होगा। एक एक कोड हम चेक कर लेंगे क्या हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक प्रॉपर्टी बनाई है, ये सब मैं हटा दूंगा, आज की डेट डाल दूंगा। आज की डेट है हमारी 11 मार्च 2023। हुँ। ठीक है, अपना वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसी भी क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट के कुछ काम नहीं होगा। हुँ। ऑब्जेक्ट बन गया। जी। अब देखो, पहले प्रॉपर्टी सेट करूंगा। प्रॉपर्टी का नाम क्या था? एम्प्लॉय आईडी। इक्वल टू में मैंने डाल दिया 10 है इसकी एम्प्लॉय आईडी। तो जो इस चीज को बोलते हैं कि हमने प्रॉपर्टी सेट की। सेट की मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू डाली। क्लियर? ठीक है। अब हाँ जी। इसकी वैल्यू कहीं रीड करनी होगी तो उसे बोलेंगे गेट करना प्रॉपर्टी। मान लो इंट रिजल्ट के अंदर इसी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैं ले रहा हूं। अब हुँ। यहां पे क्या किया है मैंने? सेट द प्रॉपर्टी। ओके। और यहां पे क्या कर रहा हूं? गेट द प्रॉपर्टी। गेट। अच्छा, जो हम वैल्यू अपने पास से लेते हैं वो मतलब सेट होती है और उसी वैल्यू को दोबारा लिखते हैं तो गेट होती है। हाँ, उसी वैल्यू को नहीं, उसी हाँ उस प्रॉपर्टी को ले लिया तो गेट। हाँ गेट, और जी। उस प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी सेट वैल्यू से सेट कर दी तो वो सेट। सेट। ठीक। ठीक है, अब इसे डिबग करके चेक करते हैं। आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना होगा। F10 पे हुँ। गए, F11 किया। अब मैंने पूछ रहा है भाई प्रॉपर्टी के अंदर घुस जाऊं, मैं कह रहा हूं हाँ घुस जा। ओके, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं एक्चुअली एक और चीज। अभी हमने कहीं प्रिंट नहीं कराया ना। ऑलराइट, F10 रन करता हूं, फिर दिखाता हूं अभी आपको। F10 F11 can be overwritten in the context menu of the line execute a step into specific or by unchecking the option step all properties and operator। ओके, ये मुझे जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि ये जब भी ये सेट गेट होगा तो यहाँ पे गेट पे आ जाएगा, और जब सेट होगा तो सेट पे आ जाएगा। उसको बाय डिफॉल्ट इन्होंने बंद कर रखा है। अभी चेक करते हैं कैसे ऑन करते हैं। क्या कह रहे हैं? योर स्टेप इनटू रिक्वेस्ट रिजल्टेड in an automatic step over of the property operator. This behavior can be overwritten in the context menu for the line being executed by choosing
step into specific or by unchecking the option step over property and operator. Do you want to continue? Context menu. This way can be written in the context menu for the line being executed. तो इसको कह रहा है अभी उसके अंदर नहीं जाऊंगा, आपको पहले कुछ सेटिंग सेट कर दोगे तो जाऊंगा अंदर। कहाँ है हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू? देखते हैं कहाँ पे मिलेगा हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। विजुअल स्टूडियो, सेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। चलो अभी इसकी डिटेल में बाद में आते हैं। ये तो मैं दिखा दूंगा, मैं इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। लेकिन जब भी ये गेट, जब भी यहाँ पे आप सेट करोगे तो इस प्रॉपर्टी का ये सेट वाला जो सेट लिखा आपने ये काम करेगा, और जब गेट करोगे वैल्यू तो इस प्रॉपर्टी का गेट करेगा। बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो इसके अंदर घुस नहीं रहा, क्यों? क्योंकि गेट और सेट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो देखो बाय डिफॉल्ट एफ डिबग करके हम चाहे तो घुस भी सकते हैं अंदर, लेकिन जब मैं F11 कर रहा हूं तो वो घुस नहीं रहा। क्यों नहीं घुस रहा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो में क्या बना रखा है कि भाई जो प्रॉपर्टी ऑटोमेटेड, जो प्रॉपर्टी मैं ये होगी जो ये, क्योंकि ये कोड तो विजुअल स्टूडियो का है तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। उसने कोई प्रॉपर्टी बोला है कि ये प्रॉपर्टी सेट कर दो, तब मैं अंदर एंट्री कर दूंगा। लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी कहां से सेट करनी है, वो अभी हम सेट नहीं करते। हम खाली इतना समझ रहे हैं कि गेट का मतलब है कि प्रॉपर्टी लेना और सेट का मतलब है प्रॉपर्टी सेट करना। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। हाँ, तो ये बात समझ लो। वो बाद में चेक करेंगे कहाँ कौन सा सेटिंग सेट करो तो कि इसके अंदर भी घुस जाए। इसके अंदर घुस के कोई फायदा हमें ज्यादा मिलेगा नहीं। बस ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब हम सेट करते हैं तो इसका सेट वाला काम करता है, और जब हम गेट करते हैं तो इसका गेट वाला काम करता है। इसीलिए सेट और गेट होता है प्रॉपर्टीज में। ये बात क्लियर? हाँ जी, क्लियर। ठीक है, अब और प्रॉपर्टी बना लेते हैं। 4 प्रॉपर्टी बना ली मैंने। जी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी, चारों प्रॉपर्टी सेट करते हैं। एम्प्लॉय नेम लिख देता हूं, तुम्हारा ही नाम लिख देते हैं। सैलरी लिख देते हैं कुछ, सैलरी लिख देते हैं तुम्हारी 5 लाख। और ओबीजे प्रॉपर्टी डॉट लास्ट क्या था हमारा? सिटी। सिटी की वैल्यू सेट कर दी हमने दिल्ली फिलहाल के लिए। अब गेट कैसे करेंगे? चाहो गेट अभी चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी कर लो, चाहो तो आप सिंपल कंसोल डॉट राइट में फिलहाल करा देते हैं। ये देखो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के चारों वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए ये लिख देते हैं, ठीक है। जी। ये लिख दिया हमने। अब इसे डिबग करके देखते हैं कि भाई क्या आ रहा है।
हर चीज को अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें उसे डिबग करके देखना है हमें, ठीक है। फिलहाल एम्प्लॉय आईडी क्या पड़ा हुआ है, देखो 0 पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है 0? क्योंकि आईडी की डिफॉल्ट वही वैल्यू, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, हम्म, राइट। अभी हमने सेट नहीं किया, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब एग्जीक्यूट हो गई तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। 10। ऐसे ही एम्प्लॉय नेम में भी क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, कोई वैल्यू नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। F10 जैसे ये करेंगे लाइन ना इसमें हम? हाँ जी, F10 करेंगे ना इसमें? करेक्ट। अपने मेथड में देखो, अपने मेथड है ये, अपने अंदर ही है हम्म, तो F10, किसी दूसरे हम्म, मेथड के अंदर जाएंगे तो F11। ओके। क्लियर? सैलरी 0 पड़ी है, क्यों? डिफॉल्ट 0 होती है, अभी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे ही एग्जीक्यूट होगी 50,000 आ जाएगा, नो 5 लाख जो भी वैल्यू है। 5 लाख। हाँ, वैसे ही सिटी में भी अभी 0 पड़ा होगा, ये कर करके चेक करना है आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ। नल F10 किया, दिल्ली आ गया। अभी रिजल्ट में पड़ा है 0, F10 किया, अब देखो इसके अंदर चला गया, गेट के अंदर। हम्म, यहाँ पे लगा देता हूँ, सब पे डिबग लगा देते हैं। क्यों? देखो मैंने कहा था ना वो गेट वाला कॉल होगा, जब गेट क्या जाएगा, सेट वाला कॉल नहीं हुआ, गेट वाला हुआ। जी। क्यों? क्योंकि ये गेट, ये मैं गेट है ना, सेट थोड़ी ना है। ये देखो अब दूसरी प्रॉपर्टी आई तो दूसरा गेट वाला कॉल हो गया, समझ रहे हो? जिसके हाँ ऊपर जी, येलो है वही कॉल होता है, इसमें हाँ जी। सेट के ऊपर येलो नहीं है, गेट के ऊपर है, तो इसलिए गेट वाला कॉल हुआ है। हम्म, इसमें भी गेट वाला, इसमें भी। तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। हम्म, क्लियर? हाँ जी, क्लियर। अब एक और चीज होती है रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ चीज होगी जिसको क्या होगी कि कोई सेट नहीं कर सकता। सेट हम हमारी क्लास के अंदर ही करेंगे, गेट कोई भी कर सकता है। जैसे ओके। मान लो इंप्लॉय आईडी को मुझे करना है कि भाई कोई दूसरा बाहर से मेरी इंप्लॉय आईडी सेट ना करे, मैं ही सेट करूं, हम्म, तो उसमें सेट हटा दो, अच्छा। खाली गेट रखो। अब जैसे ही हटा दिया, देखो बिल्ड करूंगा, बिल्ड एरर आ जाएगी, हम्म, बिल्ड फेल्ड हो गया। ये देखो क्या एरर आई, कह रहा है कैन नॉट बी असाइन, कह रहा है भाई ये जो तुम, ये अब सेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इसे बोल दिया ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, इसको खाली बाहर से पढ़ सकते हो। रीड ओनली मतलब हम्म, खाली पढ़ सकते खाली हो, गेट पढ़ना। कर सकते हो, पर सेट नहीं कर सकते। सेट नहीं। तो सेट करनी होगी तो कहाँ कैसे करेंगे? हम अपने सेट अंदर ही, नहीं। यहाँ पे कोई मेथड बना के कर सकते हैं, हम अपने आप से सेट करेंगे, अपनी क्लास के अंदर कर सकते हैं सेट। एक्चुअली अपनी क्लास के अंदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इसका सेटर मैंने लिखा ही नहीं है, तो इसका सेटर नहीं है, तो इसे खाली रीड कर सकते हैं। इसको सेट करने का एक तरीका होता है ऐसे, एक सेकंड को। ओके, पहले तो ये एरर हटाते हैं, अभी बताता हूँ, मैं पहले चला के देखता हूँ फिर बताता हूँ। ये तो पहले एरर है, सेट तो कर नहीं सकते रीड ओनली प्रॉपर्टी को बाहर से। आ गया, ये देखो, उसको बाहर से हमने यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, अगर सेट करना पड़ा तो इस तरह से सेट करेंगे, इक्वल टू करके वैल्यू दे दी। क्या ये बात समझ में आई ओके। कि अच्छा, डिफॉल्ट इसमें से। वैल्यू इसकी दे दी? हाँ। हाँ, कि कोई इसकी एक मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, अब ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बन गई, कि इस ओके। प्रॉपर्टी को बस रीड कर सकते हो, सेट नहीं कर सकते। हम्म, करेक्ट? और वैल्यू यहीं पे जो भी वैल्यू है वही होगी इसकी, यहाँ पे जो वैल्यू दी है वही रहेगी। जी।
कोई क्वेश्चन है तो पूछो इसमें। इसमें ये जो हमने सेट हटाया उसके इक्वल टू करके हम जो वैल्यू थी हमारी जो पहले ली थी वो रख दी। हाँ, तो ये पहले लीजिए कोई भी वैल्यू आप, ये तो आपके हाँ जी, ऊपर है ना कि जो भी रिक्वायरमेंट है हाँ आपकी, हाँ 200 2000 कुछ भी रख दो। तो ये प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो एम्प्लॉय आईडी है, ये बाहर हाँ से कोई बंदा सेट नहीं कर पाएगा इसकी वैल्यू। देखो ये सब अच्छा बाहर से सेट कर रहे हैं ना, अब इसकी वैल्यू हम्म कोई बाहर से सेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप जो रखना चाहोगे वही वैल्यू होगी। ओके पर इसकी वैल्यू आपने जो रखना चाहा वो नहीं हुई, कोई बंदा बाहर से भी सेट कर सकता था, जी यहां से भी कोई बंदा चेंज कर सकता था, राइट? क्योंकि ये प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी हो गई ये रीड ओनली प्रॉपर्टी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गेट है, इसमें कोई भी सेट नहीं है। ओके क्लियर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये सर एक मिनट, ये नीचे ये पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम है, अगर यहाँ पे भी हमें गेट करनी हो तो यहाँ पे सेट हटा के इक्वल टू करके एम्प्लॉय नेम डाल देंगे हम। करेक्ट, बहुत सही तुमने इसे समझ में आया तुम्हें, बहुत सही है, यही करेंगे। अगर मान लो इसको भी रीड ओनली बनाना है कि सिर्फ गेटर हम्म प्रॉपर्टी बनाना है, सेट नहीं रखना, तो इसके आगे भी कर सकते हो, जो भी डालना हो आपको। जैसे आपको डालना है राजेश, जी आगे डल गया, अब ये भी हट जाएगा। अब यहाँ पे भी सेट नहीं कर पाएंगे, अब रन हम्म, करेंगे तो क्या आ गया, राजेश आ हाँ गया जी नाम। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक। क्लियर? तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर सिर्फ गेट ओनली रखना है, तो जो गेट का मतलब है रीड ओनली हो गई ना, कि इसे खाली रीड कर सकते हो, इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते। जी हाँ, तो ये है। अब पढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब देखो, अब ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जब मेथड यही थे बस जो अभी आपने बताया। हाँ, मेथड जो, ये तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये इतना ही है। प्रॉपर्टीज थी। हाँ हाँ, ओके प्रॉपर्टी इतना ही है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे डेट टाइम हम्म। की हो, वो तो डाटा ये टाइप हो गया अपना ना। जो लास्ट क्लास हुई थी मेथड वाली उसमें तो बहुत सारे थे ना। मेथड में भी इतने ही थे, लेकिन बस मेथड में एग्जांपल देखो, मेथड में दिखाता हूँ। मेथड भी था तो एक ही चीज, इंटीजर के, वो तो एग्जांपल अलग अलग हमने ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया। प्रॉपर्टी में भी कंसेप्ट इतना ही है, बाकी एग्जांपल तो हम्म, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। पर हाँ वो तो कितने हैं। हाँ, पर इतना आप समझ गए तो सब बना लोगे। कल को मैं बोलूँ एक डेट टाइम की प्रॉपर्टी बनाओ, तो क्या करना है आपको? पब्लिक पब्लिक डेट इन टाइम हाँ देखते हैं और गेट डेट, जो भी नाम रखना है आपको अपनी प्रॉपर्टी का। गेट सेट। तो ये प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इतना ही है खाली, लेकिन आपको जो भी प्रॉपर्टी सेट करनी है वो आराम से बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको बनाना हो तो ओबीजे प्रॉपर्टीज डॉट डेट में आपने जी जो भी डेट, अभी मैं डेट टाइम डाउट नाउ मतलब अभी का जो टाइम हो रहा है वो सेट कर हम्म, दे रहा हूँ। लिख देंगे डेट, अब इसे रन करूंगा तो आ गया हम्म, डेट, अभी का जो टाइम हो रहा है हो गया, सिंगापुर का टाइम जी है तो अभी ये टाइम आ गया। ठीक तो यही है, इसमें अगर कोई और बोलेगा कि एरे वाली प्रॉपर्टी बनाओ तो उसमें एरे रिटर्न कर लेना, कोई बोलेगा वो तो हाँ कैरेक्टर वाली प्रॉपर्टी बनाओ उसमें कैरेक्टर रिटर्न कर लेना। तो प्रॉपर्टी में इतना ही है। और एक बस स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ये वाली, जिसमें ओनली गेट होता है, सेट नहीं होता, तो इसे रीड ओनली प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि भाई, करेक्टर वाली क्योंकि कौन सी होती है प्रॉपर्टीज। कौन सी वाली? आप बोल रहे थे ना करेक्टर वाली। कैरेक्टर वाली मतलब प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टर वाली मतलब इसमें डेट टाइम की जगह क्या रिटर्न कर दो, कोई भी डाटा टाइप रिटर्न कर सकते हो, अच्छा राइट? अच्छा अच्छा ये तो वो वाली वाली, ठीक है ठीक है ठीक है मतलब जो भी डाटा टाइप आप रिटर्न करोगे वो हो जाएगी, हम्म, जिस भी डाटा टाइप को रिटर्न करोगे। ठीक है, प्रॉपर्टी हम समझ गए। अब आएंगे कंस्ट्रक्टर पे। कोई क्वेश्चन है प्रॉपर्टी में और, या आगे बढ़े? नहीं नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसे प्रैक्टिस करनी है तुम्हें।
15-20 प्रॉपर्टी बना के प्रैक्टिस करना। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू सेट द डिफॉल्ट वैल्यूज। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। देखते हैं अब कंस्ट्रक्टर है क्या चीज, क्या भला है। तो उसी तरह से कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर की क्लास बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। जी। कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक स्पेशल मेथड है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। जैसे कि इंट, एक मैंने वेरिएबल ले लिया इंट var1 ले लिया, राइट। स्ट्रिंग var2 ले लिया, या फिर इसे बोल देता हूँ var int, इसे बोल देता हूँ var string, ठीक है। बाकी सब डिलीट कर देते, क्लोज कर देते हैं। जी। यहाँ पे आते हैं, इसे कमेंट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल ओबीजे, कोई भी चीज करने के लिए आपको पता है कंस्ट्रक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए कुछ नहीं होता हमारी जिंदगी में। यस। अब मान लो मैं सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहा हूँ, आ गया मेरी प्रॉपर्टी, ओके। ने पब्लिक बनाना पड़ेगा ना, तभी पब्लिक बनाए, अगर पब्लिक बनाएंगे तभी बाहर यूज कर सकते हैं, प्राइवेट बाहर यूज नहीं होता। और भी डिफरेंट टाइप के एक्सेस मॉडिफायर ये होते हैं, वो जब उसकी क्लास होगी तो बताऊंगा। पर अभी के लिए समझ लो कि पब्लिक बनाना जरूरी है बाहर यूज करने के लिए। वेर इंट, ये क्या बना रहे हैं वैसे हम? हमने क्या किया है अभी, दो वेरिएबल बनाए हैं, उन दोनों जी। वेरिएबल को खाली प्रिंट करा के देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आएगी। अच्छा। क्या बता ओके। सकते हो तुम क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू तो इंट आए, मतलब वो नल आएगी। इंट की वैल्यू, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, यस। और स्ट्रिंग की नल ही होती है। नहीं, सबकी नल नहीं होती, स्ट्रिंग की नल होती है। इंट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अच्छा। हाँ। हम्म। तो इंट की 0 आ गई, उसकी नल, नल मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं आया। क्लियर? हाँ, सबकी जीरो नहीं होती। ये इसकी इंट की, फ्लोट की, डेसिमल की, इनकी तो जीरो होती है। करेक्ट करेक्टर की करेक्ट। तो जीरो। देखो, जब मैंने रन किया तो ये 0 आ गया और स्ट्रिंग में नल आ गया। नल मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब हाँ, कुछ नहीं आया ना। एम्प्टी, खाली। हाँ, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग अलग होती है। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, सिंपल इतना होता है। नहीं, वो आपने लास्ट में लिखा, समझाई थी, उसमें तो एम्प्टी लिखाई थी स्ट्रिंग की तो वैल्यू। नहीं नहीं, स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, एम्प्टी हो सकता। एम्प्टी नहीं। देखो दो चीज होती है, देखो बताता हूँ। एम्प्टी मैंने नहीं बताई होगी, बट कोई नहीं। स्ट्रिंग एस इक्वल टू, एक होता है स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, इसका मतलब क्या है? तो कभी ये बोलोगे कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, समझ रहे हो? जी। इसका में क्या है, नल, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। हम्म। एम्प्टी में मतलब होता है खाली। तो नल का इस्तेमाल ज्यादातर आप ऑटो में, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू के लिए ही करते हो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। तो हम्म। एम एम खाली फिर भी कुछ है, खाली को सीएलआर समझता है, कंपाइलर समझता है कि इसका मतलब है खाली। बट नल का मतलब है कुछ भी नहीं, तो नल के साथ थोड़ा, नल नल स्पेशल चीज है, नल का मतलब है कुछ भी नहीं।
इसका ये मतलब नहीं है खाली। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा क्या नल और एम्प्टी एक ही होता है, तो आंसर है नहीं, नल और एम्प्टी अलग अलग होता है। क्लियर? जी ठीक है भाई, तो हमने चेक किया, तो कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं आया। क्लियर? यस हाँ जी हाँ जी अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार, कोई ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू तो होनी ही चाहिए, ऐसा ना हो कि वेर इंट को मैं टाइप करूं तो कुछ भी ना आए। तो इसके लिए कंस्ट्रक्टर आया कि मैं अपनी क्लास में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहूं तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकता हूं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा, और किसी भी मेथड का नाम आप क्लास के नेम जैसा नहीं लिख सकते। सिर्फ कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होगा जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। तो बनाते हैं। जी मेथड कैसे बनाते थे? पहले पब्लिक लिखते थे, उसके बाद रिटर्न टाइप लिखते थे, राइट? रिटर्न टाइप जी लेकिन हाँ, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा? सीधा पब्लिक और फिर क्लास का नाम, जो भी आपकी क्लास का नाम है वो। अब मेथड के लिए ओपन क्लोज किया, तो ये तो इंटरव्यू में पूछते हैं मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आ गया, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता कंस्ट्रक्टर का, मेथड का रिटर्न टाइप होता है। जी कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो हमेशा क्लास के नाम के क्लास बराबर का नाम होगा, क्लास का जी नाम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेथड का नाम आपके हाथ में होता है, कुछ भी दो। अगर यहाँ पे हम कुछ और नाम लिखें तो एरर देते हैं ना फिर तो ये करेक्ट, यहाँ पे कुछ और लिख दिया मैंने, टेस्ट मेथड लिख दिया तो एरर दे देगा। आगे ये देखो क्या कह रहा है, मेथड मस्ट हैव रिटर्न टाइप, कह रहा है कोई रिटर्न टाइप होगा मेथड का। जी तो कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टर एग्जांपल यही देना है। और इसका मैंने क्या कहा, इसका जो मेन यूज होता है वो क्या होता है, अपने वैल्यू वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये है। ओके इनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी मैंने। अब मैंने देखो यहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया करूंगा, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, लेकिन जीरो की नल की जगह 10 और टेस्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी क्लियर कि जब तक वैल्यू सेट नहीं की थी तब तक इसकी वैल्यू जीरो आ रही थी और नल आ रहा था। लेकिन हमें कभी कभी चाहिए होता है कि यार डिफॉल्ट वैल्यू कुछ तो हो, ऐसा ना हो कि नल हो या जीरो हो, या फिर जो सिस्टम ने बना रखा है वो ना हो, हमारा खुद का डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर बनता है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं क्लियर है और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब। कंस्ट्रक्टर को डिबगर लगा देते हैं, अब देखते हैं ये कॉल कब हो रहा है, कब इसकी वेब को कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कॉल तब होगा जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तब कॉल होगा। जी चेक चेक करते हैं क्या तभी होता है, लगाते हैं। आ गया यहाँ पे, अभी तो कॉल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अभी कॉल? क्योंकि ये येलो येलो आ रहा है ना अभी करेक्ट, अभी येलो आ रहा है ना, अभी ये एग्जीक्यूट हुआ नेक्स्ट नहीं लाइन है। में आ जाएगा जब उसमें हो करेक्ट जाएगा F10 पे करेक्ट, तो मैं करना है ना F11 क्योंकि ये दूसरा मेथड हो गया, दूसरा हो गया ना, तो F11 क्योंकि अच्छा मुझे अच्छा अच्छा ये कॉल करना है, ये दूसरा हो गया ना, अपना थोड़ी ना, अपना मेथड में थोड़ी ना है। तो इसको कॉल करने के लिए F11 किया, ये देखो कॉल हो गया। F10 किया, अभी वेरिएंट में क्या पड़ा होगा बताओ? जीरो। क्यों? क्योंकि जी अभी तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, अब हो जाएगी। तो अब वेर इंट में क्या आ गया? 10 आ गया। वेर स्ट्रिंग में क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, अब हो गई। तो अब आ गया इसमें टेस्ट स्ट्रिंग। क्लियर? हाँ जी हाँ जी अब जब जाऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब इसके अंदर ऑलरेडी कॉल हो चुका है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 हो गई, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू टेस्ट स्ट्रिंग हो गई, और उसने हमें प्रिंट करा दी ये वैल्यू। ओके क्लियर है? कोई डाउट? नहीं नहीं क्लियर है
ये हो गया पहला कंस्ट्रक्टर, इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। याद है वो मेथड जिनके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होते, उन्हें डिफ़ॉल्ट मेथड बोला जाता है। याद है राइट? मैंने बताया था। जी। तो उसी तरह से ये कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब एक होता है पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर, एक क्या होता है? पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। ये क्या भला है? जी। ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर होगा। ये देखो, इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर ले लिए। हुँ। अब जो भी पैरामीटर वहां से पास करेगा यूजर, उस वैल्यू को सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है? तो ये भी जी। कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं था, इसमें पैरामीटर था। अब देखते हैं ये पैरामीटर वाला कब कॉल होगा। पैरामीटर वाला कॉल करने के लिए आपको जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो अपना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसके अंदर पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैंने देखो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कोई वैल्यू नहीं दी, तो पहला वाला हुँ। कॉल होगा। और अगर जी। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने कोई वैल्यू दे दी, ये देखो, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने इसके अंदर पैरामीटर में वैल्यू भेज दी, तो देखो पैरामीटर वाला कॉल हुआ या नहीं हुआ? हुँ। हुँ। ऊपर वाला कॉल नहीं हुआ, ये देखो ये वाला कॉल नहीं हुआ, नीचे वाला कॉल हुआ। जी। और वेरिएंट में क्या सेट हो जाएगा? 20। देखो इसमें 20 सेट हो गया, और इसमें क्या सेट हो गया? टेस्ट2 जो भी हमने भेजा वो। यस। 20 और टेस्ट2 लिखा हुआ भी आ गया। और अगर यही ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की होती, कोई भी वैल्यू पास जब नहीं करते, तो जो कंस्ट्रक्टर में कोई भी वैल्यू नहीं है, वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? कि एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन कॉल हमेशा एक कंस्ट्रक्टर होगा। डिपेंड करेगा कि आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। पैरामीटर के साथ कॉल करोगे तो पैरामीटर वाला होगा, बिना पैरामीटर के साथ कॉल करोगे तो बिना पैरामीटर वाला होगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। आ गई राइट? जी। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछेगा, क्या एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? तो क्या बोलोगे? हाँ जी। यस, सही जवाब है। देखो मैंने बनाए हो 2 सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, और भी हो जी। सकते हैं। पर इंटरव्यू में पूछेगा, क्या एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 2 कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकते हैं? तो क्या बोलोगे? एक ऑब्जेक्ट बनाते टाइम 2 कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो? हो तो रहे हैं ये इंट वैल्यू 1 इंट स्ट्रिंग वैल्यू नहीं, 2। 2 कहाँ हो रहा है? जब मैं एक कंस्ट्रक्टर ये हो गया ना, देखते हैं, चलो देखते हैं कि 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहे। F11 कर रहा हूँ, एक एक कॉल हुआ। क्या ये वाला कॉल हुआ? इसके ऊपर आया ये नहीं, येलो नहीं, वाला? नहीं, एक ही हुआ है। एक ही हुआ ना? जी। अब इसके अंदर कोई वैल्यू दे दो। हुँ। अब ऑब्जेक्ट दोबारा से ऑब्जेक्ट बनेगा। चेक करते हैं इस बार क्या 2 कॉल हुए या 1 ही हुआ? अब 1 हुआ या 2 हुए? बताओ? 1 ही हुआ ना? एक ही हुआ है, एक ही हुआ हर है। बार 1 ही होगा। तो आप बोलोगे जी। एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। तो अगर मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना दूं, कंस्ट्रक्टर में हमेशा नाम क्लास का नाम ही रहेगा।
कुछ और लिखेंगे तो वो तो एरर दे देगा। करेक्ट। अब आपको बताना है ये चीज जो मैं करने जा रहा हूं। चलो अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। यहाँ इसकी वैल्यू तो 0 आएगी सर। ऐसे तुक्के में तुक्का मत भेड़ो, ऊपर से नहीं, पढ़ के बताओ। कहाँ से? यहाँ से कोड पढ़ना शुरू करो कि ऑब्जेक्ट बन अच्छा, रहा है और उस 10 ऑब्जेक्ट के साथ हम वेरिएबल की 10 वैल्यू यूज कर 10 रहे हैं। 10 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिंग test2। test2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो हमने कुछ लिखी नहीं, 0 आएगी। करेक्ट। इसकी नल। इसकी 100 और इसकी नल। नल। तो सही बताया, बिल्कुल सही बताया तुमने। तो कहने का मतलब ये है कि जितने देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये जी अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो मैंने जी 3 ऑब्जेक्ट बनाए और तीनों ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू पास कर रहा हूं उसके बेसिस पे ही काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट में मैंने वैल्यू सेट कर दी तो इसकी वैल्यू यहां पे भी सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। हर ऑब्जेक्ट में अब नई वैल्यू सेट करनी होती है। क्या ये क्लियर है आपको? हाँ जी, क्लियर है। अब इसे डिबग करके चेक करते हैं कि जो हमने बोला सही है नहीं है। F11 करेंगे, ये वाला कॉल हुआ, इसने क्या वैल्यू सेट कर दी होगी? 10 और test2। हम्म तो 10 और test2 आ गया। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बना, F11 करेंगे तो ये वाला आया, इसने 10 और टेस्ट, उसकी वैल्यू 0 और नल नहीं आएगी क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है ना। हाँ जी। इसमें बताओ 0 और नल क्यों नहीं आई? इसमें क्योंकि 0 नल इसमें है क्योंकि हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल है, उसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी हाँ जी 10 और ये टेस्ट स्ट्रिंग। अब इसकी वैल्यू देखो, ये वाला तीसरा वाला कॉल हुआ और इसमें क्या कर दी? 100 वैल्यू सेट कर दी। हम्म क्या ये बात समझ में आया हाँ जी, क्लियर कि है। कैसे कॉल हुआ, कैसे कैसे वैल्यू सेट हुई और कैसे कैसे हुआ? तो हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर इंटरव्यूअर अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर मेरी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा? तो आंसर है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में नहीं होता तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल वैल्यू होता आ है। जाएगी। ना ना ना, डिफॉल्ट वैल्यू तो आ जाएगी, हुँ, लेकिन अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास में नहीं होगा, आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तभी भी हुँ, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तभी भी हुँ। आप जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा डॉट नेट ऑटोमेटिकली आपके लिए। बात समझ रहे हो कि ये डिफॉल्ट जी, वैल्यू जी। कैसे आती है? इंट की डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आती है? क्योंकि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में नहीं लगाते तो डॉट नेट अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर इनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है, 0 नल ये सब। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी, आ गई, आ गई। आपको दिखेगा नहीं। अगर मान लो कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो आपको दिखेगा नहीं कि कोई कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हुई। लेकिन हुँ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि इंटरव्यू पूछता है कि अगर आपके
क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो क्या कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता? तो आपका आंसर होगा, अगर मेरी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसके बावजूद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट अपने आप कॉल कर देगा, और वही कंस्ट्रक्टर बेसिकली इंटीजर, स्ट्रिंग इन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, जो कि 0 होती है, नल होता है, ये सब होता है। क्लियर है, कोई डाउट? नहीं क्लियर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, क्योंकि तुमने मेथड की भी प्रैक्टिस नहीं की। तुम मेथड जी की भी प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। कल एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर आएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में अच्छा। पढ़ेंगे। और फिर कल से हमारी शुरू होगी इनहेरिटेंस, वो भी बहुत मजेदार टॉपिक है। इनहेरिटेंस सर पढ़ेंगे। कल मेरी क्लास इवनिंग में हो सकती है क्या, 3-4 बजे? कल तो यार इवनिंग, क्योंकि कल एक्चुअली यहाँ पे, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बात करते हैं।